हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आसनसोल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आसनसोल डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था और यह पेपर 25% इंटरमीडिएट कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 13 जुलाई 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को पूरे 55 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न जो था वो 2 मार्क्स के रखे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 50 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो थे वो 2 मार्क्स के थे। इस प्रकार इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वो 100 रखे गए थे। इसमें एक बताया गया था कि इसमें जो 1 से लेकर 45 तक का जो प्रश्न था वो कंपलसरी था कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा अगर बात करें 46 to 50 का वो राजभाषा से रिलेटेड था, और जो 51 से लेकर 55 तक का प्रश्न था वो राजभाषा से रिलेटेड नहीं था, जिसमें से केवल और केवल कैंडिडेट या तो 46 to 50 अटैम्प्ट करना था या 51 से लेकर 55 तक में से कोई एक ही अटैम्प्ट करना था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कैंडिडेट को अटैम्प्ट करने के लिए पूरे 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की बात करें, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल्स टू सेंटर ऑफ बफर इज। इस रेल स्तर से बफर के केंद्र तक न्यूनतम यानी मिनिमम जो अनुमेय बफर ऊंचाई होता है वो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट की तो वो 1030 mm होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1030 mm सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ROH शेड्यूल्स ऑफ अ न्यूली कमीशनड BCN वैगन विल बी डन बिफोर फर्स्ट POH। यहाँ पर बोला गया है एक नए कमीशन हुए BCN वैगन के पहले POH से पहले कितने ROH शेड्यूल किए जाएंगे। यानी जब भी कोई वैगन जब मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो उसमें उसको अलग अलग टाइम पीरियड पर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जब पहली बार वैगन बनकर तैयार हुआ होगा तो उसके बाद उसकी जब फर्स्ट POH की जाएगी। जैसे हम कंसीडर कर ले कि कोई वैगन हमारा 2018 में BCN इसका बिल्ड हुआ होगा, तो इसका जो फर्स्ट POH जो होगा वह आफ्टर 6 ईयर्स के बाद 2024 में होगा। इस दौरान इंटरमीडिएट टाइम पीरियड में उसके रूटन ओवरहॉलिंग स्कैनिंग ROH किया जाता है। तो इसके भी जो पीरियड रखे गए हैं वह 2 वर्ष के अंतराल पर रखे गए हैं, यानी इस दौरान इसको 3 ROH से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें तो इस जो लास्ट जो ROH होंगे वो इसके POH में कन्वर्ट हो जाएगा इस दौरान, इसलिए इसके बीच में जो केवल और केवल 2 ROH होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वैगन और फर्स्ट POH के बीच जो ROH किए जाएंगे वो 2 ROH किए जा सकेंगे गैप 2 ईयर्स के गैप के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी टू रेल टेक प्लेस थ्रू। यानी ICF कोचों में बॉडी से रेल तक लोड ट्रांसमिशन डैश के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ICF कोचेज के अंतर्गत जो लोड ट्रांसमिशन होता है बॉडी टू रेल तक वो होता है साइड मिरर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी साइड मिरर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर
इन LHB बोगी द ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन बोगी फ्रेम एंड कोच बॉडी इज ट्रांसमिटेड बाई, यानी LHB बोगियों में बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के बीच जो ब्रेकिंग फोर्स डैश के द्वारा प्रेषित किया जाता है। जब भी गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसको रोकने के लिए जब बोगी फ्रेम और कोची के कम्बिनेशन से यहाँ पर ब्रेक रुकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो ब्रेकिंग के दौरान जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं बोगी और कोच के बीच में वो होते हैं ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो ब्रेकिंग फोर्स होते हैं बोगी फ्रेम और कोच बॉडी के बीच वो ट्रांसमिटेड होते हैं ट्रैक्शन सेंटर के माध्यम से। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मशीनरी एंड प्लांट्स प्रोग्राम इज बजटेड अंडर प्लान हेड, इस मशीनरी एवं संयंत्र कार्यक्रम का बजट योजना मद डैश के अंतर्गत दिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है MNP से रिलेटेड जो प्लान हेड है उसको कौन से प्लान हेड के अंतर्गत बजटेड किया जाता है। तो मशीनरी एवं प्लांट की अगर बात करें तो इसको प्लान हेड 41 के अंतर्गत बजटेड किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लान हेड 41। इसके अलावा अगर बात करें जो प्लान हेड 21 है वो RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड है, जबकि 42 की अगर बात करें तो 42 है वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन जो यूनिट है उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लान हेड 53 जो है वो पैसेंजर एंड अदर यूजर्स एमिनिटी जो होते हैं उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए वैलिडिटी ऑफ BPC इन प्रीमियम रेक की, यानी प्रीमियम रेक में BPC की वैधता कितनी होती है ये वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बात करें यहाँ पर प्रीमियम के केस में जो BPC की वैलिडिटी होती है वो 12 + 3 दिन का होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करिए तो इसमें मिनिमम जो ब्रेक पावर की रिक्वायरमेंट होता है वो 95% ब्रेक पावर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर दिया जाता है आफ्टर TXR एग्जामिनेशंस के बाद। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर हम तो ग्रीन कलर पेपर का यूज किया जाता है इसकी BPC को इशू करने के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रीमियम रेक की एग्जामिनेशंस के लिए 75 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम स्पेशल प्रीमियम एक अभी वर्तमान में चलाए जा रहे हैं जिसकी वैलिडिटी की बात करें तो 20 + 5 डेज की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर बेस्ट सरफेस फिनिश अपॉन कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज एकम्प्लिश्ड बाई, यानी स्टेनलेस स्टील के काटने पर छप से अच्छी तरह सतह फिनिशिंग होती है किसके माध्यम से। तो जब भी हम स्टेनलेस स्टील को कटिंग करते हैं और बेस्ट सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट होता है तो वो प्लाज्मा कटिंग की मदद से की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मा कटिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं वो है विच इज नॉट द फीचर्स ऑफ ट्रेन 18। मिस ट्रेन 18 की कौन सी विशेषता नहीं है। ट्रेन 18 जिसे हम वर्तमान में वंदे भारत के रूप में जानते हैं, जिसका बात करें तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसमें अगर बात करें तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताया गया है कौन सा फीचर्स ट्रेन 18 का नहीं होंगे। पहले अगर बात करें हम पहले फीचर्स की तो हाई कपलर फोर्सेज, तो इस ट्रेन के अंतर्गत कोई भी हाई कपलर फोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर बात करें हम तो पहले वाले जितने भी हमारे LHB ICF या वैगन की जितने भी रेक्स है उसमें लोको हॉल्ट ट्रेन यानी लोको के माध्यम से इसको रेक्स को खींचा जाता है। लेकिन ट्रेन 18 में प्रत्येक जो हमारा MC कोच कार जो हम बोलते हैं उसके अंतर्गत ट्रैक्शन मोटर्स फिटेड है, जिसके माध्यम से हमारा इसकी स्पीड जो होती है वो
क्विक रूप से एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पर हमें जो यूनिफॉर्म बेड्स होता है वो सारे रूप में हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए यहाँ पर हमें हाई कपलर फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें जो पुराने वाले थे वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती थी। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इस प्रकार अगर बात करें हम तो यहाँ पर हमें सेमी जो 10-18 में हमारा बात करें तो 10-18 के अंतर्गत हमारे सेमी परमानेंट कपलर की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड कपलर होगा, जो कि 10-18 के अंतर्गत इसके फीचर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक्शन पावर होता है, यानी प्रत्येक जो हमारे मोटर कोचेज होते हैं उसके प्रत्येक एक्सल पर हमारा ट्रैक्शन मोटर लगा होता है, जिसके चलते हमारा जो एक्सलेट जो होता है स्पीड वो काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम अंडर स्लैंग प्रोपल्सन सिस्टम जो हमारा अगर बात करें तो जो प्रोपल्सन सिस्टम जो इक्विपमेंट होते हैं वो पहले ऑन बोर्ड होते थे, जिसको मूवमेंट करके अंडर स्लैंग कर दिया गया है। जैसे कि हमारा जो ट्रैक्शन कन्वर्टर्स, ऑक्सिलरी कन्वर्टर्स, एयर कंप्रेसर्स, बैटरी बॉक्स, चार्जर, ब्रेक, चॉपर, रेसिस्टर वगैरह जो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे को ऑन बोर्ड से मूवमेंट करके अंडर स्लैंग कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो तीन जो है BCD ये तीनों 10-18 के फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा लो कपलर फोर्सेस यानी सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है 10-18 के अंतर्गत, जो कि जर्क फ्री होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 10-18 की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिसिप्लिनरी एंड अपील केसेस इन रेलवे इज डैश। मिस रेलवे में D&A मामले के प्रयोजन के लिए जांच अधिकारियों की नियुक्ति के लिए मानक प्रपत्र डैश है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं इंक्वायरी ऑफिसर्स के लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो SF 8 का प्रयोग प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के लिए किया जाता है, जबकि SF 1 का प्रयोग सस्पेंशन के लिए, SF 5 का प्रयोग मेजर पेनाल्टी को इशू करने के लिए, जबकि SF 11 का प्रयोग माइनर पेनाल्टी को इशू करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द कोड ऑफ LHP 3 टियर AC कोचेज, यानी जो LHP टियर AC कोच का कोच कोड क्या होगा वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम LHP 3 टियर AC कोचेज के लिए जो कोच कोड होता है वो LWACCN होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो LWACCW जो है वो AC 2 टियर के लिए कोच कोड का प्रयोग किया जाता है, जबकि LWFAC वह AC फर्स्ट क्लास जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है कोच के कोड के तौर पर। जबकि LWLRRM का अगर बात करें तो यह लगेज जनरेटर या ब्रेक वान जिसे हम बोलते हैं LHP कोच के अंतर्गत रेक के अंतर्गत उसका कोच कोड जो होता है वो LWLRRM होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रूफ ऑफ बॉक्सन वैगन इज मेड फ्रॉम, यानी बॉक्सन वैगन की जो रूफ होती है वो डैश से बनाए जाते हैं। तो रूफ की अगर बात करें बॉक्सन वैगन में तो बॉक्सन वैगन अगर यह एक ओपन वैगन है जिसमें रूफ होता ही नहीं है, तो इसमें किसी भी मटेरियल को बनाने में हमें रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू गोज टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर से संपीड़ित हवा डैश को जाती है। तो जो
कंप्रेस्ड एयर होता है, जब उसको हम रिलीज करते हैं ब्रेक को, तो उसका जो ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विच लुब्रिकेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के सेंटर पिवेट में किस स्नेहक यानी लुब्रिकेटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जब भी हम आरओएच के दौरान या पीओएच के दौरान जब ट्रॉली को दोबारा से असेंबल करने के रिक्वायरमेंट होता है, तो असेंबल करने से पहले ट्रॉली को अपर बॉडी से, तो उस दौरान हम जो सेंटर पिवेट पर जो मटेरियल हम यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग करते हैं, वो हम ग्रेफाइट फ्लेक के माध्यम से करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कैसना बोगी में प्रयोग किया जाता है लुब्रिकेटिंग के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द फीडर लाइंस बिटवीन एलएचबी कोचेज कैरी इलेक्ट्रिक सप्लाई एट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि एलएचबी कोचों के बीच फीडर लाइंस बिजली की आपूर्ति करती है। यानी जो फीडर लाइंस होते हैं एलएचबी कोचेज के अंतर्गत, वो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई करते हैं वो 3 फेज एसी होता है और 750 वोल्ट यानी 750 वोल्ट के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द लेटरल स्टिफनेस इन फिएट बोगी इज अचीव्ड बाय, यानी फिएट बोगी में लेटरल स्टिफनेस डैश के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो जो अगर बात करें फिएट बोगी में जो लेटरल यानी जो स्ट्रेट होता है स्टिफनेस, वो एंटी रोल बार मैकेनिज्म की बदौलत होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स ऑफ एच टाइप सीबीसी इज ड्यू टू, यानी जो एच टाइप सीबीसी का एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स किसके कारण होता है। एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स वो होता है जैसे कि अगर बात करें हम, जब भी दो कोच आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे पर पहले जो हमारे आईसीएफ रेक होते थे वो एक दूसरे पर चढ़ जाते थे, जिससे जो मानव हानि होती थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन नए जो हमारे एलएचबी कोचेज हैं, इसके अंतर्गत हमारा एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारा एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी जो अगर एक दूसरे पर टकराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। तो इसमें अगर बात पूछा गया कि जो एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स है सीबीसी की, ये किस कारण से इसमें मदद करते हैं, तो इसमें अगर बात करें तो जो सीबीसी लगा होता है वो इस तरह से यहाँ पर शेप बना होता है दोनों इन पर हमारा हेड पर, जो इसे हम फीमेल और मेल पार्ट्स के तौर पर समझते हैं। दोनों सीबीसी को इस तरह से हमारा पकड़ के रखते हैं, जिससे हमारा जब भी झटके लगते हैं एक दूसरे पर चढ़ने नहीं देते हैं कोचेज को एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा द शेप ऑफ इट्स हेड ऑफ सीबीसी, यानी सीबीसी की जो हेड होता है शेप, उसके आधार पर एक दूसरे पर यह चढ़ने नहीं देता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इन कैसना बोगी इज टू, यानी कैसना बोगी में इलास्टोमेरिक पैड लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कैसना बोगी के अंतर्गत जो हम ईएम पैड प्रयोग करते हैं, इसका लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा व्हील फ्लेंज है उसको बियर होने घिसने से बचाना होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस व्हील फ्लेंज वियर, यानी पहिए के फ्लेंज को बियर होने से कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस एपीएम इन वैगन रेगुलेट्स द, यानी वैगन में ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस एपीएम नियंत्रित करता है किसको। तो जो एपीएम लगा होता है वैगन के अंतर्गत, उसका काम होता है कि जो हमारा डीवी से प्रेशर आता है उसको एपीएम से होते हुए हम ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर पहुंचाना होता है। एपीएम हमारा काम करता है वैगन को लोड और
एमटी को सेंस करके उस अनुसार हमें प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो प्रेशर रेगुलेट करता है वह ब्रेक सिलेंडर को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो जो एपीएम के आर्म होते हैं सेंसिंग आर्म, उस पर इस तरह से सेंसिंग आर्म लगा होता है और एपीएम जो होता है वो बॉडी अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगा होता है। जिस यहाँ पर और जो सेंसिंग आर्म के बीच जो गैप की अगर बात करें तो यह अगर 80 से कम होगा अगर तो यह लोडेड को इंडिकेट करेगा और इस दौरान इसका प्रेशर 3.1 प्लस माइनस 0.1 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। यहीं जब अगर सेंसिंग आर्म अगर ट्रॉली से अगर गैप की अगर बात करें तो 80 से अधिक होता है तो उस दौरान यह एमटी को इंडिकेट करेगा और उस दौरान यह प्रेशर 2.2 प्लस माइनस 0.25 का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर परमिशन फॉर एलएचबी कोच इज, यानी एलएचबी कोचों के लिए अधिकतम ब्रेक सिलेंडर कितना होता है प्रेशर। तो एलएचबी कोचेज की केस में अगर बात करें तो जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर होता है वह 3.0 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मेन इंजन ऑफ WDG4G डीजल लोकोमोटिव्स GE लोको इज डैश स्ट्रोक इंजन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि WDG4G GE लोको इंजन का मेन इंजन डैश स्ट्रोक इंजन होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो WDG4G की लोको की तो वह 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह 100 kmph होता है। अगर इसकी अगर बात करें हॉर्स पावर की तो यह 4500 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता होती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 12 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें इसके पिनियन रेशियो की, जो हमारा ट्रैक्शन मोटर का पिनियन रेशियो होता है वह 85 रेशियो 18 के रेशियो में यह होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत 6000 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी होती है। ये सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए गए हैं इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे डायरेक्ट बेसिस पर, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं LAP इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ डैश डेज पर मंथ, यानी LAP प्रति माह डैश दिनों की दर पर लिया जाता है। तो LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे है, जिसको अगर बात करें पर मंथ 2 और हाफ यानी 2.5 LHP पर मंथ प्रोवाइड करवाया जाता है। जिसको अगर बात करें 6 मंथ पर यह दिया जाता है 15 LAP के तौर पर। अगर बात करें पर ईयर की तो 30 LAP पर ईयर कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर मंथली बेसिस पे पूछा गया था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2.5 LAP पर मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं पावर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय अ रेलवे डिवीजन फॉर डैश असेसिंग दियर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी डैश की दैनिक आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए रेल मंडल द्वारा पावर प्लान तैयार की जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पावर प्लान प्रिपेयर किया जाता है रेलवे डिवीजन्स के द्वारा तो वह लोकोमोटिव्स की डेली रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए यह पावर प्लान तैयार किया जाता है, ताकि जो लोको और जो क्रू के जो प्लानिंग है लॉन्ग टर्म के लिए वह अच्छी तरह से किया जा सके, इसलिए यहाँ पर पावर प्लान किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच आइटम इज नॉट रिकमेंडेड इन ART, यानी ART के अंतर्गत कौन से
आइटम को रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ART यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के अंतर्गत अगर बात करें तो ऑक्सी कटिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होता है, जैक्स की भी रिक्वायरमेंट होता है और सैटेलाइट फ़ोन की भी रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम HRD यानी हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस, जो कि ARMB में लगा होता है पैसेंजर को रेस्क्यू करने के लिए, जिसको अगर बात करें तो ART के अंतर्गत रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, ड्यूरिंग इन रोड एग्जामिनेशन द मैक्सिमम ट्रेन स्पीड शैल बी, यानी इन रोड परीक्षण के दौरान ट्रेन की अधिकतम गति सीमा कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें, जब भी इन रूट एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो जब भी स्टेशन पर हमारा गाड़ी इंटर करती है बड़े स्टेशनों पर, तो वहाँ पर CNW स्टाफ द्वारा उसकी रोलिंग इन एग्जामिनेशन, जब वो आउटर से निकलती है तो उसकी रोलिंग आउट किया जाता है। तो उस दौरान अगर बात करें तो इसकी जो रेक्स की एग्जाम जो स्पीड होती है मैक्सिमम, वो 30 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी 30 kmph इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ट्यूशन फी इज गिवन टू डैश सर्विंग चाइल्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, यानी ट्यूशन फीस रेलवे कर्मचारी के सेवारत डैश बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो ट्यूशन फी यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं कर्मचारी के बच्चों को पढ़ने के लिए, वह CEA यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के नाम से जानते हैं। इस दौरान कर्मचारी के 2 बच्चों तक यह सुविधा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर बड़े जो बच्चे 2 होते हैं उनको यह सुविधा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस दौरान जो कर्मचारी के बच्चों के पढ़ाई के लिए 2250 रुपये पर मंथ यह दी जाती है, जो कि ईयरली बेसिस पर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 27,000 रुपये पर ईयर यह प्रोवाइड करवाया जाता है कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाई के लिए। जबकि अगर बात करें डिसेबल चाइल्ड के केस में जो नॉर्मल फी 27,000 है उसको डबल कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन HHP लोकोमोटिव, HHP लोको में किस प्रकार के बोगी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें HHP लोकोमोटिव के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत हाई टेंसाइल कास्ट स्टील बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ए क्लास ERT कंसिस्ट ऑफ, यानी ए क्लास ERT में शामिल होते हैं। तो ए क्लास ERT के अंतर्गत इक्विपमेंट 140 टन BD क्रेन और मैच ट्रक सारे लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच शैल बी डिस्पैच्ड फर्स्ट इन ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग पैसेंजर ट्रेन्स, यानी यात्रियों ट्रेनों में जुड़ी दुर्घटनाओं की सभी मामलों में किसे सबसे पहले भेजा जाएगा। तो सबसे पहले जो भेजा जाता है, जब भी अगर बात करें पैसेंजर ट्रेन्स की अगर एक्सीडेंट वगैरह होती है तो सबसे पहले उसमें SPRMB यानी जो हमारा सेल्फ प्रोप्लेड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन जो होते हैं उसको सबसे पहले भेजा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैसेंजर से जरूरती जो हमारा एक्सीडेंट इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें SPRMB यानी सेल्फ प्रोप्लेड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन को सबसे पहले भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मस्ट बी रेडी विथ द लीस्ट पॉसिबल डिले विद इन द टारगेट टाइम ऑफ डैश मिनट्स इन डे एंड डैश मिनट्स ड्यूरिंग नाइट्स, दुर्घटना राहत ट्रेन डैश मिनट दिन में और डैश मिनट रात के दौरान के टारगेट जो समय होता है के भीतर कम समय संभव देरी से तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, जब भी एक्सीडेंट
एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भेजना होता है तो उसके टारगेट टाइम निर्धारित किए गए हैं, जो कि दिन के दौरान और रात के दौरान अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें टारगेट टाइम की या टी की, तो दिन के दौरान 30 मिनट्स और रात के दौरान उसे 45 मिनट तक का समय दिया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू क्रू एंड गार्ड ड्यूरिंग ट्रेन ऑपरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज ट्रेन संचालन के दौरान क्रू और गार्ड से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो जब भी ट्रेन की ऑपरेशंस होती है तो यहाँ पर बोला गया जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें क्रू और गार्ड से संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो पहले अगर बात करें GDR की यानी गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट की, तो गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट 3 कॉपीज में तैयार की जाती है, जहाँ पर अगर बात करें BPC इन्वैलिड कंडीशंस में या गाड़ी दोबारा से लोडेड होने जा रही हो तो उससे पहले इसकी GDR की जाती है। तो उस दौरान इसको 3 कॉपी में तैयार किया जाता है, जिसमें गार्ड और जो असिस्टेंट लोको पायलट्स होते हैं, लोको पायलट्स, उसके माध्यम से, और साथ ही लास्ट में जो स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर होता है उससे साइन कराए जाते हैं। तो 3 कॉपीज में एक कॉपीज प्रत्येक के पास रखा जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें ड्राइवर और जो गार्ड है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर नॉट रिलेटेड पूछा गया है। CTR की अगर बात करें तो कंप्लीट ट्रेन रिपोर्ट जो है, तो CTR के माध्यम से ही जो ड्राइवर और गार्ड की जो पेमेंट वगैरह बनाए जाते हैं, माइलेज अलाउंस वगैरह, वो इसी बेसिस पर बनाए जाते हैं। तो इसमें भी क्रू और गार्ड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कॉशन ऑर्डर की, तो कॉशन ऑर्डर जो है वह रिटेन नोटिस होते हैं जो कि स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के द्वारा लोको पायलट और गार्ड को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि जो आगे आने वाले रास्तों पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो सारे उसमें बताए गए होते हैं। तो इसमें भी अगर बात करें तो क्रू और गार्ड इन्वॉल्व होते हैं। जबकि लास्ट अगर बात करें DDR की यानी डैमेज डिफिशियंसी रिपोर्ट की, तो इसको जब ट्रेन हमारा TXR के पास एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें हमारा लोको पायलट या क्रू वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डैमेज एंड डिफिशियंसी रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट आर मोर सीरियस इन नेचर, यानी किस प्रकार की दुर्घटनाओं अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें जो मोर सीरियस इन नेचर बताया गया है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट को, इसमें से कॉलिजन सबसे मोर सीरियस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो इसको क्लास ए टाइप एक्सीडेंट के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो फेलियर ऑफ इंजन इन इज द डैश क्लास ऑफ एक्सीडेंट, यानी इंजन की विफलता दुर्घटना की डैश श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर फेलियर ऑफ इंजन या रोलिंग स्टॉक अगर फेलियर हो तो उसको हम जे टाइप एक्सीडेंट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जे क्लास ऑफ एक्सीडेंट। इसके अलावा अगर बात करें हम तो डी टाइप जो एक्सीडेंट है इसके अंतर्गत डिलेमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एच क्लास के अंतर्गत स्पैड यानी ट्रेन पासिंग एट डेंजर, यानी डेंजर कंडीशन में ट्रेन जब पास करता है तो उसको हम एच क्लास एक्सीडेंट के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं। जबकि सी क्लास के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक, यानी रोड ट्रैफिक में इंटर कर जाती है ट्रेन, तो उसको हम क्लास सी टाइप एक्सीडेंट के अंतर्गत इन्वॉल्व करते हैं। टोटल हमारा जो एक्सीडेंट के टाइप्स है वो 16 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आई और ओ को एलिमिनेट कर दिया गया है और ए से आर तक टोटल टाइप्स होते हैं एक्सीडेंट्स के। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो BVZC वैगन ईज, यानी BVZC वैगन जो है वह किस प्रकार के वैगन है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम BVZC वैगन की तो वह 4 व्हीलर ब्रेक वाहन होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर सी 4 व्हील ब्रेक वाहन। इसके अलावा अगर बात करें हम तो BVZI जो होता है वो इसमें 2 ICA बोगी लगा होता है, जबकि BBCM में 2 कैसना बोगी को लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं डायमीटर डिफरेंस इन व्हील्स ऑन सेम एक्सल आफ्टर व्हील टर्निंग इज मैक्सिमम, यानी व्हील टर्निंग के बाद एक ही धुरी पर पहियों में व्यास अंतर अधिकतम डैश होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर जब भी व्हील टर्निंग की जाती है लेथ मशीन के अंतर्गत तो जो सेम एक्सल पर अगर बात करें तो व्हील डाया डिफरेंस वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द यूज ऑफ री रेलिंग ब्रिज 1.2 मीटर, यानी री रेलिंग ब्रिज 1.2 मीटर का क्या उपयोग है। तो जब भी एक्सीडेंट साइट्स वगैरह पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें री रेलिंग ब्रिज की रिक्वायरमेंट होता है जिस अलग अलग डायमीटर्स के होते हैं। मीटर्स में यहाँ पर मेजरमेंट में डायमेंशंस में हमारा क्लासीफाई होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम तो 1.2 री रेलिंग ब्रिज की बात करें ब्रिजर की तो यह हमें माइनर जो हमारा शिफ्टिंग होता है रोलर कैरेज का उसको शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यूज विथ रोलर कैरेज फॉर माइनर शिफ्टिंग। वहीं अगर बात करें हम यहाँ पर मेजर के केस में तो मेजर के केस में अगर बात करें हम तो 4.5 मीटर्स की जो रीलाइनिंग ब्रिजर होता है ब्रिज उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि 2.2 और 3.2 वाले जो जितने भी हमारा रीलाइनिंग ब्रिज होते हैं वो मीडियम रेंज की जो हमारा शिफ्टिंग होता है उसको यूज में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर फॉर ग्राउंडिंग ऑफ एम्प्टी रोलिंग स्टॉक विच इक्विपमेंट इज यूज्ड, यानी खाली रोलिंग स्टॉक की ग्राउंडिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें जब भी ग्राउंडिंग करना हो एम्प्टी रोलिंग स्टॉक को तो जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो स्टेप जैक जो 35 टन्स के होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है एम्प्टी रोलिंग स्टॉक को ग्राउंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो डायमंड चेन सो इज यूज्ड फॉर, डायमंड चेन सो का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो डायमंड चेन सो होता है वह कंक्रीट कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो मैक्सिमम कोचेज इन आ LHB रेक शैल बी, यानी LHB रेक में अधिकतम कोचों की संख्या डैश होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम रेक्स होते हैं LHB कोचेज को वो 23 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं इन केस ऑफ इन रूट ब्रेकेज ऑफ आउटर फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग ऑफ सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन LHB कोच कैन बी परमिटेड रन अप टू द डेस्टिनेशन एट अ मैक्सिमम स्पीड अप टू, यानी सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन के बाहरी फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग के रास्ते में टूटने की स्थिति में LHB कोचों को अधिकतम जो स्पीड दी जाती है डेस्टिनेशन तक गंतव्य स्थान तक वो कितनी दी जाएगी। तो जब भी सेकेंडरी स्प्रिंग का जो आउटर फ्लेक्सी स्प्रिंग अगर ब्रोकेज हो तो उस कंडीशन में हम डेस्टिनेशन तक 90 kmph तक अलाउ करेंगे अगर वो जो कॉइल्स की स्प्रिंग है एक पहले से शिफ्टेड ना हुआ हो।
तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वैलिडिटी ऑफ बीपीसी ऑफ विच रेक इज हाईएस्ट इन टर्म ऑफ डेज, यानी किस रेक की बीपीसी की वैधता दिनों के संदर्भ में सबसे अधिक है। तो दिनों के संदर्भ में अगर बात करें बीपीसी की वैधता के लिए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हाईएस्ट वैलिडिटी के लिए पूछा गया है। तो पहला अगर बात करें तो सीसी रैक के लिए, तो सीसी रैक 35 डेज नॉर्मली चलाए जाते हैं। फिर स्पेशल प्रीमियम रैक की अगर बात करें तो यह 20+5 डेज के लिए चलाए जाते हैं। प्रीमियम रैक की अगर बात करें तो 12+3 डेज, और एंड टू एंड के लिए अगर बात करें तो अप टू डेस्टिनेशन तक होता है। तो इसमें जो हाईएस्ट वैलिडिटी है बीपीसी की वह सीसी रैक के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है एडवांटेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम इज, ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम के संचालन का लाभ क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो एडवांटेज होता है ट्विन पाइप सिस्टम का ऑपरेशंस की, वो होता है कि जब भी हम ट्विन पाइप यूज करते हैं उसमें रिलीजिंग टाइम का जो हमारा होता है वो कम हो जाता है सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम के मुकाबले। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेक रिलीज टाइम गेट्स रिड्यूस्ड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जीडीआर चेक, यानी जीडीआर जांच के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी जो गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट हम चेक किया जाता है वो के संदर्भ में जो 4 ऑप्शन दिए गए वो कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जीडीआर चेक शैल बी कैरिड आउट बाय गार्ड एंड लोको पायलट इन प्रेजेंस ऑफ टीएक्सआर स्टाफ। तो यहाँ पर टीएक्सआर स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी प्रश्न के अनुसार जो हमारा नॉट रिगार्डिंग बोला गया है वो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब भी जीडीआर प्रिपेयर किया जाता है इसमें लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड और स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर के साथ 3 कॉपी में तैयार किया जाता है और एक कॉपी अपने पास रखा जाता है तीनों के पास। यहाँ पर बी ऑप्शन जो जीडीआर चेक शुड बी डन पोस्ट लोडिंग बैक लोडिंग ऑफ अ रेक, यानी जब भी लोडिंग होने जाती है तो उससे पहले इसके जीडीआर चेक करना होता है। जब किसी ऑप्शन की अगर बात करें तो इफ अ रेक इज स्टेबल एट नॉन टीएक्सआर पॉइंट फॉर मोर देन 24 आवर्स, यानी जब भी टीएक्सआर से की जो अलावा अगर कोई पॉइंट्स है जहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा अगर रेक रुकी है तो उस दौरान भी हमें जीडीआर चेक करना होता है। जबकि अगर बात करें कि बीपीसी अगर इनवैलिड हो जाए तो उस कंडीशन में जिस डायरेक्शन में हमारा टीएक्सआर पॉइंट पड़ता है तो उस डायरेक्शन में हमारा जाने से पहले हमें जीडीआर करना होता है। ये सारे जो मिनिमम पॉइंट्स हैं जीडीआर के लिए इसको ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच वैगन हैज बॉटम डिस्चार्ज वैगन सिस्टम, किस वैगन में बॉटम डिस्चार्ज सिस्टम होता है। तो इसमें बोवारन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो गुड्स ट्रेन हैविंग कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम हैज 57 वैगन्स विथ ऑपरेटिव ब्रेक सिलेंडर इफ द रेक लेंथ इज ऑफ 60 वैगन्स व्हाट इज द ब्रेक पावर ऑफ रेक, यानी अगर पारंपरिक यानी कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम वाले मालगाड़ी में ऑपरेटिव ब्रेक सिलेंडर की संख्या 57 वैगन में कार्यरत है। साथ ही साथ अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ वैगन जो है वो 60 है तो इसमें ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है। चूँकि हम जानते हैं नए आरडीएसओ लेटर के हिसाब से जितने भी कन्वेंशनल वैगन हो या बीएमबीएस सारे के ब्रेक सिलेंडर को 2 में कन्वर्ट करना है, अगर 1 भी हो तो 2 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारा 57 में अगर बात करें कन्वेंशनल ब्रेक सिलेंडर 57 ही होगा, लेकिन नए लेटर के अनुसार इसे हम 118 हो जाएगा। जबकि टोटल हमारा वैगन 60 है तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ पर हमारा 114 हो जाएगा और यहाँ पर 120 हो जाएगा।
अब यहाँ से हमें ब्रेक पावर परसेंटेज निकालना है। तो ब्रेक पावर परसेंटेज जो होता है हमारा, वो ऑपरेटिंग जो हमारा सिलेंडर होते हैं टोटल, तो ऑपरेटिंग सिलेंडर जो है हमारा वो 114 है और टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारा 120 है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो निकल कर आएगा वो 95% निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ 140 टन क्रेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गति 140 टन क्रेन से संबंधित नहीं है। तो 140 टन क्रेन से अगर बात करें, जो मोशन होती है अलग अलग मोशंस पर उसके मूवमेंट कराए जाते हैं 140 टन क्रेन को। तो यहाँ पर बात करें हम तो डीरिंकिंग, यानी जो डीरिंकिंग जो हमारा है रिकिंग, वो जिप्स को इन और आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा मूवमेंट होता है। स्लैबिंग की अगर बात करें तो स्लैबिंग जो होता है वो हमारा जिप जो होता है 140 टन क्रेन्स का, उसको रोटेशन दिया जाता है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। तो ये भी हमारा सही है। जबकि होइस्टिंग जो है वो हमारा क्रेन्स को लिफ्ट और लोअरिंग करने के लिए मूवमेंट होता है। तो ये भी हमारा सही है। जबकि रोलिंग कोई हमारा ये मूवमेंट नहीं रिलेटेड है 140 टन क्रेन के रिलेटेड में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 1967 के अंतर्गत इसको संशोधित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर बात करें इसको कब पास किया गया था, तो इसे 10 मई 1963 को पारित किया गया था। इसमें टोटल 9 सेक्शंस यानी 9 धाराओं को बारे में बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, यानी सेंट्रल होम मिनिस्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर बात करें मेंबर्स की, केंद्रीय राजभाषा समिति के मेंबर्स की, तो टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 मेंबर्स और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। तो हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य होते हैं। तो 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषाओं कौन सा है। तो इसके अंतर्गत नेपाली भाषाओं जो विदेशी फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो रीजनिंग से पूछे गए हैं कि इसमें दिए कुछ टर्म दिए गए हैं और यहाँ पर हमें वाट लगा दिए गए, जिसमें हमारा वाट की वैल्यू प्राप्त करना है कि इसमें जो मिसिंग नंबर है वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें मिसिंग नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा 169 दिया गया है। तो 169 को हम 13 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इस प्रकार दिया गया है हमारा। तो जैसे ही हम अगर बात करें यहाँ पर 13 प्लस 8 प्लस 9 को जब हम ऐड करेंगे स्क्वायर हटा के, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप 30 यहाँ पर आ जा रहा है। तो उसी प्रकार हम सेकेंड टर्म को भी यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे हम कि सारे के होल स्क्वायर को हटाकर दिखा जा रहा है। 625 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम एक्स मिसिंग नंबर को एक्स कंसीडर कर लिए हैं। 49 को हम अगर अंडर रूट में रखते हैं तो 7 आ जाएगा, जो कि 50 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें हम 7 + 25 32 आ जाएगा हमारा।
प्लस यहाँ पर x है और 50 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगा वो 18 निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट रखना है स्क्वायर करके। तो 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 324 आता है। तो 324 हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न में जो हमारा मिसिंग नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम बात करें तो नीचे से बॉटम से हम अपर की तरफ कॉलम बाय कॉलम चलेंगे। तो इसमें दिया गया है कि 7 × 4 - 1, तो 27 हमारा आ जा रहा है। फिर सेकेंड कॉलम की अगर देखें हम तो 8 × 5 - 2, तो ये हमारा 38 आ जा रहा है। इसी प्रकार हम थर्ड वाले कॉलम को निकालने की कोशिश करेंगे, तो 9 × 6 - 3, तो ये हमारा 51 आना चाहिए। तो 51 अगर देखेंगे हम ऑप्शन में, तो 51 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, जिसमें हमें PQRS में अरेंज करना है, तो यहाँ पर बोला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड डैट, यहाँ पर यह सत्यापित हो चुका है कि अल्दो अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज, यहाँ पर एक रिलेट करना है कि साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज बिग इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, यानी शुरुआती दिनों से ही जो महान वैज्ञानिक जो आइंस्टीन से थे वो शुरुआत स्कूल के दिनों से ही अंकगणित में कमज़ोर थे, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्यू को लेंगे, यानी इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट अल्दो अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज बिग इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो यहाँ पर हमारा QPRS का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो लाइट का जो संबंध रिलेशन बनाया गया वो ब्लाइंड से बनाया गया है। तो इसी प्रकार जो लेफ्ट वाले का कॉम्बिनेशन राइट से कौन सा बनेगा वो यहाँ पर ढूंढना है। तो जैसे एक ब्लाइंड कैन नॉट सी द लाइट, यानी एक अंधा लाइट नहीं देख सकता। सिमिलरली अगर बात करें तो एक डम्ब जो यानी गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। तो यहाँ पर उस तरह से रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की बात करें, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फ्रॉम्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी 4 ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है और एक वर्ड दिया गया है। यहाँ पर हमें वर्ड से 4 जो ऑप्शन है उसमें से यह ढूंढना है कि जिसमें हम वर्ड हम बना नहीं सकते, यानी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पर हमारा इम्पैसिव बताया गया है, यानी यहाँ पर वी का यूज किया गया है, वी का, जबकि जो हमारा वर्ड दिया गया है यहाँ पर कहीं भी भी का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर इस प्रकार जो उत्तर जो निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इम्पैसिव जो वर्ड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वो हमारा दिए गए जो वर्ड है वहाँ से फॉर्म नहीं किया जा सकता। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना पेपर व्हाट्सएप नंबर दिए गए पेपर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।